मैंने डिस्कस किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके एक बार मैं रिकैपिटुलेट कर ले जाता हूँ। उसके बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन के पास हम पहुंच चुके हैं। आरएस एंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन देना शुरू कर दिया था मैंने। उसमें फिशर प्रोजेक्शन टोटल सिखा दिया था कि किस तरीके से है ना। सो ये स्टार्टिंग किया मैंने यहाँ से कि भाई हमारे पास दो मेडिसिन होती हैं, एक होती है डेरवोन, एक होती है नोवरेड। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सीख रहे थे कि आइसोमरिज्म में फर्दर दो टाइप की आइसोमरिज्म हमने देखी, एक थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक थी स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रहती है उसके बारे में डिस्कशन है। लेकिन स्टार्टिंग मैंने किया इस मॉलिक्यूल के साथ। ये मॉलिक्यूल कौन सा, दो यहाँ पे कंपाउंड है, एक है डेरवोन और एक है नोवरेड। ओके, सो डेरवोन और नोवरेड में क्या फर्क है। ये जो डेवरॉन है, ठीक है, डेवरॉन जो है दैट इज पेन किलर, लेकिन ये जो नोवरेड है दिस इज एंटी कफ एजेंट। ठीक है, आप नाम को भी देख सकते हैं, यहाँ पे डी पहले आ रहा है, इसमें डी एंडिंग में आ रहा है ना, मतलब बिल्कुल अपोजिट करके लिख दिया, सिंपली अल्फाबेट्स को उल्टा कर दिया। लेकिन ये जो दो कंपाउंड है इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। ये दोनों जो हैं आपस में क्या है, आइसोमर है। आप देख रहे होंगे सारी लिंकेज सेम है ना। ये देख लो, ये ग्रुप, इधर भी ऐसा ही ग्रुप है। फर्दर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी वही ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल रिंग, वैसा ही फिनाइल रिंग इधर भी लगा हुआ है। फिर ये फिनाइल रिंग, ऐसा ही फिनाइल रिंग यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये ग्रुप सेम इसी तरीके का ग्रुप यहाँ पे भी लगा हुआ है ना। तो दोनों क्या हुए आपस में, आइसोमर हुए। ठीक है, लेकिन फर्क किस चीज का है फिर, फर्क है अकेला क्या, थ्री डायमेंशनल स्पेस में उनकी अरेंजमेंट का। ये जो ग्रुप है किस तरीके से अरेंज है थ्री डी में, उसके ऊपर क्या बेस्ड है इन दोनों की एक्टिविटी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या पढ़ना, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। रीजन रीजन बिंग स्टीरियो आइसोमरिज्म की वजह से प्रॉपर्टीज क्या कर जा रही हैं, वेरी कर जा रही हैं। ये चीज अगर क्लियर होगी सो आगे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था ये एग्जांपल, कायरलिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया। व्हाट इज कायरलिटी। सो कायरलिटी नॉर्मली हम अगर इसको बताएं, दिस इज आल्सो नोन एज हैंडेडनेस। कायरलिटी का मतलब क्या होता है, हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अंदर जो रिलेशन होता है वही रिलेशन अगर दो ऑब्जेक्ट के अंदर है तो उनको हम कायरल बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लास का एग्जांपल देके बताया कि ये क्या है, अकायरल है। रीजन बिंग ना तो इसके ऊपर कोई डिजाइन है ना, टोटली सिमेट्रिकल है ये। तो इसीलिए क्या, इसकी जो इमेज है उसको अगर आप इमेजिनरी आईज के अंदर उठा के आंखें बंद करके इमेजिन करें और इस गिलास को उठा के इस गिलास के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करें तो ओवरलैप हो जाएगा, सिंगल सिंगल पॉइंट इसका क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा। दैट इज सुपर पोजिबिलिटी जिसको हम बोल देते हैं, और साथ में अकायरल बोलेंगे। लेकिन कायरल कौन से होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था हाथ का, कि भाई अगर राइट हैंड को आप आगे कर रहे हो मिरर के तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे लेफ्ट हैंड है, और एक्चुअल में जब आप इस लेफ्ट हैंड को बाहर निकालोगे, अगर निकाल पाए तो, अदरवाइज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अंदर ये रिलेशन है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करें तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। इसका थंब इधर निकल रहा है, इसका थंब इधर निकल रहा है, इसकी फोर फिंगर यहाँ पे है, इसकी फोर फिंगर इधर आ रही है ना। तो ये दोनों क्या ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कायरलिटी। क्या बोलेंगे इसको, बोथ द हैंड्स आर व्हाट, कायरल। सेम चीज मैंने मग के केस में बात करी थी, ये भी क्या है, कायरल है। क्यों कायरल है, रीजन बीइंग यहाँ पे ये इसका हैंडल है और ये डिजाइन है। अगर ये दो चीजें इस मग के अंदर भी ना हो तो ये भी क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, कायरल अकायरल है ना। फर्दर यहाँ पे उसने दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बात करी कि क्या फर्क होता है दोनों में, स्ट्रक्चरल आइसोमर में और स्टीरियो आइसोमर में क्या फर्क होता है। सो वैसे तो आपको पता है कि आइसोमर आर द डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट करे होएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या होएगा, लिंकेज डिफर करती है, कनेक्टिविटी डिफर करती है, दे आर डिफरेंट इन कनेक्टिविटी। आप देख सकते हैं जैसे ब्यूटेन है तो इसमें सारे के सारे कार्बन नीचे दे रखा है जो, है ना, ये ब्यूटेन एक दो तीन और चार, चारों कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, तीन कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं, चौथा कार्बन जो है दूसरे वाले कार्बन के साथ आगे फर्दर लिंक्ड है। तो इस तरीके से लिंकेज का डिफरेंस अगर है, कनेक्टिविटी का अगर डिफरेंस है तो उसको बोल देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करें वहां पे लिंकेज सेम होगी,
स्टीरियो आइसोमर के केस में लिंकेज सेम होएगी, तो स्टीरियो आइसोमर्स हैव देयर एटम्स कनेक्टेड इन द सेम सीक्वेंस बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम इन स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस में उनके जो एटम है, उनके जो ग्रुप हैं, वो डिफरेंट तरीके से क्या हो रखे होंगे, अरेंज हो रखे होंगे, तो उनको बोल देते हैं हम स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो स्पेशियल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसी को हम स्टीरियो केमिस्ट्री करके बोलते हैं। अब यहाँ पे टर्म आ गई, दो टर्म है, एक है एनाइंशियोमर और एक है डायास्टीरियोमर, है ना। व्हाट इज एनाइंशियोमर एंड व्हाट इज डायास्टीरियोमर, ये दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है। तो एनाइंशियोमर आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर हैविंग मिरर इमेज रिलेशनशिप विद ईच अदर, है ना। दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एंड दे आर नॉन सुपरपोजेबल, है ना। इस चीज को याद रखना, नॉट सुपरपोजेबल और नॉन सुपरपोजेबल, है ना। है तो मिरर इमेज है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं कर पा रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनाइंशियोमर। लेकिन डायस्टीरियोमर क्या होता है, दे आर नॉट मिरर इमेज। दो कंपाउंड ऐसे जो कि आपस में फॉर्मूला तो सेम आ रहा है दोनों का, लेकिन क्या आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो ये था यहाँ पे। अब क्या, सिस ट्रांस आइसोमर का एग्जांपल इसने दे दिया कि सिस ट्रांस आइसोमर दे आर स्टीरियो आइसोमर बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना। स्टीरियो आइसोमर तो है लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसको अगर मिरर के सामने रखें, यहाँ पे मान लो मैं मिरर लगा दूं, तो क्या राइट हैंड वाला मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए इनको क्या बोल देंगे, डायस्टीरियोमर। सेम एग्जांपल यहाँ पे दे दिया डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन का, ये भी दोनों आपस में क्या है, दे आर डायास्टीरियोमर। ओके, क्लियर है। तो डायस्टीरियोमर क्या हुआ, जो कि आपस में मिरर इमेज नहीं है, लेकिन है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमर है, उनको बोल देंगे। फर्दर यहाँ पे सब डिवीजन बता दिया, आइसोमर किस तरीके से डिवाइड होते हैं, दो टाइप के हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें क्या फर्क होएगा, कनेक्टिविटी का डिफरेंस होएगा, दूसरा कौन सा, स्टीरियो आइसोमर जिसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं होएगा, किसका डिफरेंस होएगा, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट का डिफरेंस होएगा ग्रुप्स का ना। अब ये दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमर, कौन कौन सी दो टाइप, वन विल बी डायस्टीरियोमर एंड अनदर वन विल बी एनाइसोमर। डायस्टीरियोमर वो आइसोमर हुए जिनके अंदर मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और एनाइंशियोमर कौन से होंगे, एनाइंशियोमर आर द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस और नॉन सुपरपोजेबल। अब यहाँ पे आ जाता है एनाइंशियोमर्स क्या होते हैं और कायरलिटी क्या होती है ना। एनाइंशियोमर के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। तो एनाइंशियोमर क्या होएगा, एनाइंशियोमर नॉर्मली पेयर में मिलते हैं हमें, वही बोल रहा है, एनाइंशियोमर ऑलवेज है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इन पेयर, वी मे नॉट ऑलवेज फाइंड दैट नेचर हैज प्रोड्यूस्ड ए पेयर ऑफ एनांशियोमर। जरूरी नहीं है कि पेयर की फॉर्म में ही रहेगा, एक एनांशियोमर बना हो दूसरा ना भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन मोस्टली ज्यादातर केसेस में पेयर की फॉर्म में मिलते हैं एनांशियोमर। ओके, एनांशियोमर बनता किस वजह से है, किस वजह से है, इसमें कायरल कार्बन रहता है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो कि कायरल है उसके एनांशियोमर होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे क्या सुपरपोजेबल नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी सुपरपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। उन उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, एनांशियोमर है। आगे जाके रिलेशनशिप आएगा, चेक करो। यहाँ पे हमारे पास ब्यूटानोल का एग्जांपल दे रहा है, टू ब्यूटानोल। टू ब्यूटानोल जो है दिस इज हैविंग दिस कायरलिटी, है ना। कायरलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कायरलिटी है इसके अंदर। कायरलिटी का मतलब क्या, नॉर्मल लैंग्वेज में आप जब समझते हैं इसको, तो आप बोलते हैं कि एक कार्बन जिसके साथ चार ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। एक ए लग गया, एक बी लग गया, एक सी लग गया, एक डी लग गया। तो ऐसे ही अब ये जो ब्यूटानोल है इसके साथ भी क्या, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक साइड OH लगा हुआ है, एक साइड C2H5 लगा हुआ है, एक साइड CH3 लगा हुआ है, और एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली इसने बता रखा है। ये दो फॉर्म बता दी किसकी, ब्यूटेनोल की, टू ब्यूटेनोल की या ब्यूटेन टू ओल की। आप देख सकते हैं एक में OH ग्रुप जो है डार्क करा हुआ है, मतलब हमारी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा है, एक में क्या डैश फॉर्म में दिखा रखा है, डैश डैश दिखा रखे हैं, मतलब उसका क्या मतलब है, वो हमारे से दूर की तरफ को है। दूसरे केस में क्या है, अब यहाँ पे आप देखो इसकी मिरर इमेज जब बनाई, मिरर इमेज जब बना रहा है तो क्या कर रहा है, OH ग्रुप को तो वैसे का वैसे ही रख रहा है, लेकिन क्या ये जो इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है इनकी पोजीशन चेंज कर दी। पहले जो इथाइल ग्रुप था वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को था, ये, है ना। और मिथाइल ग्रुप राइट हैंड साइड की तरफ को था। अब क्या कर दिया, मिथाइल को लेफ्ट कर दिया और इथाइल को क्या कर दिया, राइट कर दिया, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्या है, मिरर इमेज रिलेशन है दोनों के बीच में। कैसे, ये मिथाइल ग्रुप पहले इधर था, अब ये इधर कर दिया, है ना। मिरर के अंदर जब हम खड़े होते हैं, मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, तो होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो राइट बन जाता है, जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा बंदा खड़ा है सामने, जो हमारे लेफ्ट हैंड को राइट बोल रहा है और राइट वाले को क्या बोल रहा है, लेफ्ट। समझ आ गया। तो वे सेम चीज यहाँ पे हो रही है, वो जो OH ग्रुप पे हाइड्रोजन है और ये
कार्बन है, ये तो सेम प्लेन के अंदर है, लेकिन ये दो ग्रुप मिथाइल और इथाइल ग्रुप लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इसीलिए उनकी पोजीशन क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी जब मिरर के सामने रखेंगे। लेकिन अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम बाहर निकालें किसी तरीके से मिरर में से, और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करें, तो ओवरलैप नहीं कर रहा है, देख लो, है ना। मिथाइल के सामने आ रहा है इथाइल ग्रुप, इथाइल के सामने आ रहा है मिथाइल ग्रुप, और ओ एच के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरे एच के साथ ओ एच ग्रुप आ रहा है। तो इस तरीके से ये सुपरपोजेबल नहीं है, नॉन सुपरपोजेबल है। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, दे आर एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर एंड द मॉलिक्यूल इज कायरल वन। ओके, समझ आ गया बच्चे यहाँ तक? यस और नो? यस। हाँ, तो ये पहले करवा रखा है, मैं वैसे रिपीटिशन करवा रहा हूँ, रीजन बिंग कुछ एक लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया, सिंगल एक स्टूडेंट था उस दिन ना। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, कौन कौन से स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं क्या, पता करने के लिए कि एनाइंशियोमरिक पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, कायरलिटी सबसे मेन है, वहाँ पे कायरलिटी सेंटर हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मली इसको पहले बोलते थे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन बोल देते थे। क्या बोलते थे? एसिमेट्रिक कार्बन। लेकिन अभी जो हम टर्म यूज करते हैं, कायरलिटी यूज करते हैं, कायरल कार्बन यूज करते हैं, कायरल सेंटर यूज कर लेते हैं। अदरवाइज कार्बन कभी भी कायरल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कायरल हो सकता है ना। सो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है प्लेन ऑफ सिमिट्री, है ना। कभी भी अगर क्या एनांशियोमर एग्जिस्ट करना है, तो उसके लिए क्या, प्लेन ऑफ सिमिट्री होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो कायरलिटी किस तरीके से है, ये जो कार्बन है इसके साथ सभी साइड क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, चेक कर लो, है ना। चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक साइड एक्स लगा हुआ है, एक साइड वाई लगा हुआ है, एक साइड जेड लगा है, एक साइड डब्ल्यू लगा है, तो फिर अपने आप से क्या कायरलिटी आ जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जब इस मॉलिक्यूल को मिरर के सामने रखा है, मिरर इमेज है इसकी, इसको बाहर लेके आ रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। देखो जेड को ओवरलैप कर दिया, वाई और डब्ल्यू ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और डब्ल्यू और वाई ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, डब्ल्यू वाई के ऊपर और वाई डब्ल्यू के ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए क्या, ये एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं कर रहे हैं। मैं इस तरीके से टर्म यूज करूंगा। फर्दर, ये जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे टू ब्यूटानोल की हमने देखी, एक ग्रुप को दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देना, जब उसको मिरर के सामने रखा, तो इसी को एक फॉर्म, एक एनंशियोमर से दूसरी एनंशियोमर में कन्वर्जन हम बोलेंगे। और जो कार्बन सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल देंगे। अब आ जाती है दूसरी चीज, अकायरल किसको बोलेंगे? अकायरल मतलब क्या, जब उनमें आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है क्या, ये है जैसे प्रोपेनोल का एग्जांपल ले रहा है। प्रोपेनोल के केस में इसकी मिरर इमेज जब आपने ड्रॉ करी, तो ओ एच ग्रुप और हाइड्रोजन तो वैसे के वैसे थे, मिथाइल ग्रुप ने मान लो एक दूसरे की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये मिथाइल ग्रुप किसकी जगह ले ले, इसकी जगह ले ले, और ये मिथाइल इसकी जगह ले ले, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो इसीलिए क्या, हम वहां पे कंडीशन लगाई थी कि चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए तो कायरलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए इस केस में फिर एनाइंशियोमर पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? क्योंकि एनाइंशियोमर तभी पॉसिबल होंगे जब नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस हमारे पास आएंगी। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि क्या इफेक्ट है डेली लाइफ में। आपने कभी एनेंशियोमर के बारे में सोचा? तो आप सिंपली समझो, क्या जो लिमोनिन होता है, कौन सा, पॉजिटिव लिमोनिन, इट इज हैविंग, इट इज इन द ऑरेंज, है ना। पॉजिटिव लिमोनिन जो होता है वो ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज के अंदर अगर जो टेस्ट है, जो फ्रेग्रेंस है ना, अड्योर है, वो किसकी वजह से है, एक एनेंशियोमर की वजह से। और नेगेटिव लिमोनिन ये किसके अंदर होता है, ये होता है लेमन के अंदर। तो लेमन में और ऑरेंज में जो फ्रेग्रेंस का, जो टेस्ट का डिफरेंस आपको आ रहा है, अड्योर का डिफरेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, टू डिफरेंट एनेंशियोमर की वजह से आ रहा है। एक है पॉजिटिव लिमोनिन जो कि ऑरेंज के अंदर है, और एक नेगेटिव लिमोनिन जो कि लेमन के अंदर है। ऐसे ही एक मैंने एग्जांपल दिया था, जो कि डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से ये स्टीरियोआइसोमरिज्म काम कर रही है, उसके बारे में थैलिडोमाइड का एग्जांपल दिया था। थैलिडोमाइड का जो यूज किया जाता था पहले, ये ड्रग है जो कि यूज करी जाती थी किसके लिए, मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने के लिए, या मॉर्निंग सिकनेस को क्योर करने के लिए। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 1963 से पहले पहले इसको यूज किया जा रहा था मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि इसको यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब जो
बर्थ डिफेक्ट है वो आ रहे हैं बच्चे के अंदर, है ना, जो बच्चे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसकी वजह से, इस मेडिसिन को यूज करने की वजह से, थैलिडोमाइड को यूज करने की वजह से। फर्दर जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो थैलिडोमाइड में पता किया गया कि भाई उसमें तो दो आइसोमर होते हैं। दो आइसोमर मतलब क्या, दो स्टीरियो आइसोमर होते हैं उसके अंदर, है ना, दो एनाइशियोमर होते हैं। दो एनाइशियोमर एक पेयर की फॉर्म में वो मेडिसिन एग्जिस्ट करती है, आप ले रहे हैं सिंगल थैलिडोमाइड लेकिन उसमें दो एनाइशियोमर है। एक एनेंशियोमर तो मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने में, क्योर करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो दूसरा एनेंशियोमर है विच वाज आल्सो प्रेजेंट इन ड्रग इन एन इक्वल अमाउंट मे बी द कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट, वही क्या है, कारण है किस चीज का, जो बर्थ डिफेक्ट बच्चे के अंदर आ रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से ये जो आपके पास कंप्लीट, अब ये तो था उस टाइम की बात, अब फिर क्या, इसको फिर हमने बैन कर दिया, है ना, थैलिडोमाइड को क्या कर दिया, बैन कर दिया। रीजन बीइंग ये पता किया गया कि भाई अगर आप क्या करें, एक एनेंशियोमर जो कि हार्मफुल है उसको निकाल भी देना, तो भी वो जो दूसरा एनेंशियोमर है उसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कर जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है अपने आप से। हमने सोचा कि हमने उसको निकाल दिया, लेकिन वो अपने आप से क्या हो जाता है, दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। वही ये बता रहा है, द एविडेंस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ टू एनेंशियोमर इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन द टू एनेंशियोमर्स आर इंटर कन्वर्टेड, जो दोनों एनेंशियोमर है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, बोला, है ना। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब क्या, बॉडी के अंदर जो कंडीशन होते हैं उसमें जाके ये दोनों एनेंशियोमर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसीलिए इसको क्या कर दिया हमने, बैन कर रखा है, रेगुलेशन फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन इसी थैलिडोमाइड को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, है ना, और इसी तरीके से लेप्रोसी के लिए इसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। इवन कुछ एक कंडीशन जैसे एड्स के लिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ऐसे करके ये जो मेडिसिन जिनमें स्टीरियोआइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन सॉल्ट के अंदर या जिन कंपाउंड के लिए स्टीरियोआइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी एक्टिविटी है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी थी, टेकिंग द एग्जाम्पल। अब कायरलिटी को टेस्ट कैसे करें, कैसे पता चले कि ये कंपाउंड कायरल है या नहीं, तो सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री आप आगे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये जो कंपाउंड है कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ड्रॉ कर रखा है, जिसको अकायरल बोला हुआ है। अकायरल क्यों है, रीजन बिंग इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, एक साइड अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं बिल्कुल एक प्लेन में, तो दोनों साइड जो मॉलिक्यूल है वो सेम है, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ये क्या होएगा, अकायरल। लेकिन अगर ऐसी सिमेट्री नहीं पॉसिबल होती है, मान लो, है ना, अगर ये वाली सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे ग्रुप, दूसरे कंपाउंड में एक साइड लगा हुआ मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, कलर से ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसे करके दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो फिर वो अपने आप से क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। रीजन बिंग जैसे ही आप मिरर के सामने इसको रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड की तरह काम करेगा, राइट हैंड की तरह काम करेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा जो कि सुपरपोज नहीं होएगा, है ना। सो अब आ जाती है जो हमारा आज का टॉपिक था, डीएल कॉन्फ़िगरेशन एंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले मैंने फिशर प्रोजेक्शन सिखाया कि फिशर प्रोजेक्शन किस तरीके से है, जिसको नहीं पता है फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, प्लीज जो पिछले वाला लेक्चर है उसको जरूर देख लें, क्योंकि बिना फिशर प्रोजेक्शन के आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको असाइन करना नहीं सिखा पाऊंगा, है ना। अगर फिशर प्रोजेक्शन का नॉर्मली मैं बता दूं, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का सिंपल तरीका होता है, सबसे ऊपर आपको ड्रॉ करना होता है सबसे ज्यादा एसिडिक, सॉरी, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, जैसे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। उसके बाद फर्दर इस तरीके से जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे करके एक साइड हम कोई ग्रुप ड्रॉ कर देंगे, एक साइड दूसरा ग्रुप ड्रॉ कर देंगे, और नीचे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लो CH2OH। इस तरीके से आपके पास कोई कंपाउंड आप ड्रॉ कर सकते हैं, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट क्या करती है उसको मैं समझा देता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रही है वो कार्बन एटम है यहाँ पे सेंटर में, है ना। ये जो दो ग्रुप है हाइड्रोजन और OH ग्रुप, जैसे एक्सरसाइज करते वक्त आप आगे की तरफ को हाथ करते हैं, वैसे ही ये दोनों ग्रुप क्या हैं, आपकी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बाहर की तरफ को आ रहे हैं, आपके सामने की साइड को। अगर आप मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो ये दोनों ग्रुप क्या है, आपके साइड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में डार्क कर रहा हूँ इसको, इसका मतलब क्या हुआ, डार्क का मतलब होता है ये आपके नजदीक की तरफ है ना। तो OH ग्रुप और हाइड्रोजन आपकी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये जो COOH ग्रुप है ये आपसे दूर की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये आपसे दूर है। और इसी तरीके से ये जो CH2OH ग्रुप है ये भी क्या है, आपसे दूर है। ये मतलब होता है इसका 3D में। समझ आ गया, यस और नो। जैसे एक्सरसाइज करते वक्त आपका सिर और पैर पीछे की तरफ को मुड़े हों और दोनों हाथ आगे की तरफ को आ रखे हों, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं।
ओके। कन्वर्जन के कुछ एक रूल मैंने बताए थे। कन्वर्जन में क्या बताया कि अगर आप दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हो, मान लो OH को आप यहाँ पे OH को CH2OH के साथ आप कन्वर्ट कर देते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। 180 डिग्री के ऊपर रोटेशन करते हो मॉलिक्यूल की तो वो भी सेम रहेगा, है ना। लेकिन आप फ्लिप नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को निकाल के OH की जगह और OH को निकाल के हाइड्रोजन की जगह नहीं कर सकते। समझ आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा यही कि आप प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बता रखा है उसको एक बार देख लें, तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो मैं आपको RS कॉन्फ़िगरेशन देने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ, RS कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स एक बार यहाँ से मैं सिंपली वेज फॉर्मूला के लिए आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। RS कॉन्फ़िगरेशन देने का रीजन क्या था और क्यों दिया गया उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बोल रखा है। बोला ये दो कंपाउंड दे रखे हैं, ये एक एनेंशियोमर है और ये दूसरा एनेंशियोमर है किसका, ब्यूटेन 2 का, देख पा रहे हैं इसको। लेकिन जब आप नॉर्मली केमिस्ट्री जानते हैं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपको आती है, नेमिंग आती है ना, कुछ एक रिएक्शंस आते हैं, तो उस टाइम अगर आपको बोला जाए कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आप सिंपली एक ही नाम बोलोगे, ब्यूटेन 2। लेकिन इन दोनों की एक्टिविटी डिफरेंट है, दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो अगर इस तरीके से है कि दो कंपाउंड को आप एक ही नाम दिए जा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या हुआ, इन दोनों का नाम पहले कैसे दे रहे थे, ब्यूटेन 2 दे रहे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, तीन साइंटिस्ट हुए, कौन कौन से, RS काहन हुआ, CK इनगोल्ड हुआ और V प्रिलॉग हुआ, जिसके नाम के बेसिस के ऊपर हमने काहन इनगोल्ड और प्रिलॉग CIP रूल हमने सीखे थे पीछे, EZ कॉन्फ़िगरेशन जब हम देते थे, EZ नोमेनक्लेचर करते वक्त, है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे ये भी क्या, ये RS कॉन्फ़िगरेशन RS काहन से शायद यहाँ से लिया हुआ है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन हम देंगे ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है ना। सो उनके बारे में नेमिंग किस तरीके से करना है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में है। तो इसने बताया कि अब ये तीन पर्सन थे, RS काहन, इनगोल्ड और प्रिलॉग, जिन्होंने क्या दिया, RS कॉन्फ़िगरेशन, जो कि IPSC नेम में बाद IPSC नेमिंग में बाद में एडअप हो गया, है ना। और इसको RS सिस्टम बोल देते हैं या CIP सिस्टम बोल देते हैं, काहन इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम, जो कि एक पार्ट है किसका, IPSC नेमिंग का। ये बोलता है इसमें नेमिंग कैसे होती है उसको समझेंगे। फर्स्ट रूल है, आपने प्रायोरिटी देनी होती है। प्रायोरिटी कैसे देनी है, वही तरीका जो पहले हमने सीखा था, क्या अटोमिक नंबर के बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी देंगे। जिस ग्रुप का अटोमिक नंबर या जो जिस ग्रुप के एटम का अटोमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी ज्यादा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी क्या दे रखी है, A दे रखी है ऑक्सीजन वाले को, D दे रखी है हाइड्रोजन वाले को, है ना। B किसको देंगे, 1 2 3 4 करके भी प्रायोरिटी दे सकते हैं हम। तो B या C किसको देंगे, या तो इस कार्बन को दे देंगे या इस कार्बन को दे देंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इसको मिलेगी C, इस कार्बन को क्या मिलेगी, C प्रायोरिटी, और इसको मिलेगी B प्रायोरिटी। क्यों, रीजन बीइंग इस कार्बन के साथ अगर हम बाहर की तरफ को निकलें तो दो साइड लगे हुए हैं हाइड्रोजन और तीसरी साइड लगा हुआ है कार्बन, तो इसलिए प्रायोरिटी इसको ज्यादा मिलेगी और दूसरे को क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्लियर हो गया, क्योंकि इसके साथ तीनों साइड क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी दी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उससे कम उसको जिसका कम, उसके कम और सबसे कम। तो इस तरीके से ABCD आपने प्रायोरिटी इसको दे दी, या 1 2 3 4 करके भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसको 1 देना पड़ेगा, 2 3 और इसको 4, 3 इसको, है ना, इसको गलत ना समझ लेना। तो इस तरीके से प्रायोरिटी असाइन करनी होती है ग्रुप्स को। सेम चीज आप फिशर प्रोजेक्शन में सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप इसको सीखो क्या, अगर आप प्रायोरिटी असाइन नहीं कर पा रहे हैं, किसके बेसिस के ऊपर, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी असाइन करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट एटम के ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया कि अगर आप इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन में एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, 4 नंबर दे देता हूं इसको। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन वाले को, तो इसको नंबर 1 दे दिया। नंबर 2 किसको दें, या तो इसको देंगे या इसको देंगे, लेकिन हमें पता है नंबर 2 इसको मिलेगा। रीजन बिंग इसके साथ एक साइड कार्बन अटैच है, जो कि मैंने पिछले रूल में ही आपको बता दिया, और इसमें एक साइड कार्बन है, तीनों साइड क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर कम होता है, लेकिन ये जो अगले वाला कार्बन है इसका अटॉमिक नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया इस वाले कार्बन को। ओके, तो इस तरीके से प्रायोरिटी असाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब आपने प्रायोरिटी असाइन कर दिया तो फिर मॉडल को पकड़ना है आपने किसी एक ग्रुप के अराउंड, है ना। और इस तरीके से देखना है, जैसे यहाँ से व्यूअर देख रहा है ना, आपने जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको अपने से दूर कर देना है, होल्ड करके,
क्या करना है, जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है अपने से दूर कर देना है, बाकी ग्रुप्स को अब आपने चेक करना है ना। मॉडल के अंदर ये चीजें होती हैं, अदरवाइज जब आप वर्किंग मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो अब आपने इन ग्रुप्स को चेक करना है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है ना, अगर जो आपकी प्रायोरिटी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद आ रहा है बी, इसके बाद आ रहा है सी, तो एक घड़ी की तरह हो रहा है ना। जब आप इधर से देख रहे होंगे तो क्या है, घड़ी की तरह है, ए से बी, बी से सी और सी से ए, इस तरीके। तो अब आप इसको क्या असाइन करेंगे, दिस विल बी आर फॉर्म। लेकिन अगर यही घड़ी से उल्टा होता है ना, अगर ए से बी की तरफ को जब आप मूव कर रहे होते, यहाँ पे बी होता और सी दूसरी साइड होता है ना, यहाँ जहाँ पे सी है वहां पे बी होता ना, तो अपने आप से वो क्या हो जाना था, एंटी क्लॉकवाइज। और उसको किससे डिनोट करना था आपने, एस से। आप देख पा रहे होंगे नीचे इसने ड्रॉ कर रखा है। आर फॉर्म कब ड्रॉ करी, सॉरी आर फ्रॉम कब डेजिग्नेट करी, जब ओ एच से बी की तरफ, ए से बी की तरफ को मूव करते वक्त आप किस तरीके से मूव कर रहे हो अपनी आंख को, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। सिंपल सा रूल है, क्लॉकवाइज अगर आपकी आंखें मूव कर रही हैं उस ग्रुप को दूर करने के बाद जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है, और बाकी ग्रुप की अरेंजमेंट इस तरीके से कि हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी आप मूव करते वक्त क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आर फॉर्म, अदरवाइज कौन सी, एस फॉर्म, है ना। सही है। सो यहाँ पे इसने नेक्स्ट बता रखा है कि मान लो कभी कभी क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको ट्रीट करना है जैसे ये जो कार्बन है फर्दर दो बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, उसी एलिमेंट के साथ जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वाई लिखा है, तो सी डबल बॉन्ड वाई का मतलब होएगा कि कार्बन ने एक साइड भी वाई के साथ बॉन्ड बना रखा है, दूसरी साइड भी किसके साथ, वाई के साथ बॉन्ड बना रखा है, ये मतलब होएगा इसका। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ये सुनो। हाँ बच्चे क्लियर है। यस सर। हाँ अगर क्लियर नहीं होएगा रिपीट करवा लेना। तो ये था आपका किसके बारे में, कि किस तरीके से आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। कुछ एक मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ से और वहाँ से आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप इसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, जैसे अब इसमें मैं फिशर प्रोजेक्शन यूज कर रहा हूँ। क्या यूज करूंगा, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैंने प्रायोरिटी दी, यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे दिया बी, यहाँ पे दिया सी और यहाँ पे दिया डी। ओके, क्या दिया, ए बी सी और डी। अब मैंने सिखाया था फिशर प्रोजेक्शन के अंदर कि ये जो पोजीशन होती है ये और ये हमारे से दूर होती हैं, और ये जो दो पोजीशन होती हैं ये क्या होती हैं, हमारे नजदीक होती हैं। तो आपको क्या बोला मैंने, कि आपने इस तरीके से इसको मॉलिक्यूल को अरेंज करना है ना, इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है ताकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है डी, ये आपसे दूर चला जाए। तो दूर दो ही पोजीशन में जाता है, या तो ए में या सी में जाएगा, जहाँ पे ए की पोजीशन है वहां पे इसको रखना पड़ेगा, या सी की पोजीशन के ऊपर रखना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, क्या, डी को डी को ले आया किसकी जगह पे, सी की जगह पे। तो जब इसको इसकी जगह पे लेके आऊंगा और इसको इसकी जगह पे लेके आऊंगा, तो आपको मैंने सिखा रखा है अभी थोड़ी देर पहले बोला भी कि क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी, है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन अभी पहले इसकी थी उसके कंपैरिजन में ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अब आपने करना क्या है, इस पोजीशन के ऊपर जब आप ले आए, अब आपने प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर चेक करना है कि आप क्लॉकवाइज आपकी आंखें मूव कर रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज। आप चेक करो, ए से बी की तरफ जाते वक्त ये घड़ी की तरफ मूव कर रहा है या घड़ी के उल्टा मूव कर रहा है। हाँ बच्चे, ये जो एरो है ये घड़ी की तरफ मूव कर रहा है या घड़ी के उल्टा, बोलना चाहते थे बोला नहीं, लेकिन जल्दी से बोल दो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए कौन सी फॉर्म हम देते थे, डेजिग्नेशन देते थे, आर या एस, और आर फॉर्म। तो ये आर फॉर्म है। लेकिन आर फॉर्म कहाँ से आई, इस फॉर्म से आई जहां पे दो ग्रुप्स को इंटरचेंज किया था। जब दो ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, एस कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आर एस कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ अब यहाँ पे। एक एग्जांपल ये देखना, क्या है, ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें SO3H, क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और इधर आयोडीन। कोई बताएगा ये कौन सी फॉर्म है। पहले प्रायोरिटी असाइन करते हैं। सबसे पहला काम क्या होएगा, प्रायोरिटी असाइन करना। मेरे को बताएंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होएगी, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसका होएगा उसी की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होएगी। किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होएगी, आयोडीन। यस आयोडीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उससे कम सल्फर या क्लोरीन, क्लोरीन। यस नंबर 2 क्लोरीन, नंबर 3 सल्फर, नंबर 4 SO3H। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए मोस्टली सबसे कम ही रहेगी, है ना।
तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से ही समझ आ गया होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम। अब अगला काम क्या होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको कहाँ पे लेके जाना, दूर लेके जाना। तो वो पोजीशन ये है, हाइड्रोजन को इधर ले गए, आयोडीन को इधर ले आए, है ना। आयोडीन की प्रायोरिटी नंबर 1, इधर कौन था, SO3H, उसकी प्रायोरिटी क्या थी, 3। और यहाँ पे क्लोरीन, इसकी प्रायोरिटी 2। अब बताओ मेरे को कि क्या फॉर्म दोगे, इसको क्या नाम दोगे। हाँ बच्चे, इसको R फॉर्म बोलोगे, S फॉर्म बोलोगे। सर ये क्लॉकवाइज है ना? हाँ, तो ये क्लॉकवाइज है। सर। हाँ, 1 to 2 ऐसे करके है। दीपिका बच्चे एक बार लॉग आउट करके और दोबारा लॉग इन कर लो, तो साउंड आ जाएगी आपको। कि बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रही सर है साउंड की। नो सर। हाँ, तो 1 2 3 ऐसे करके क्लॉकवाइज है, तो ये फॉर्म कौन सी हुई, R फॉर्म ना। अगर ये R ये सर। फॉर्म है तो पिछले वाली क्या होगी, S फॉर्म। एस। सही है कि नहीं, ये नो। चलो, यस सर। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखना। कभी कभी अगर दो एटम ऐसे आ जाए जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, फिर क्या करोगे, ये आ गया ब्रोमीन, इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया CH3, और इधर आ गया ड्यूटीरियम। अब बताओ, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन दोगे, R या S, विच कॉन्फ़िगरेशन यू विल असाइन नाउ। सर ड्यूटीरियम को देंगे प्रेफरेंस। यस, ड्यूटीरियम को प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि EZ में होता था ना, सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो ड्यूटीरियम को जब आप प्रेफरेंस दे रहे हो, तो ड्यूटीरियम को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन बाकी भी तो देखो, ब्रोमीन को नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, तो ऐसे ही होएगा, 3। है ना। ये सर। अब देखो, हाइड्रोजन पहले से ही फोर्थ पोजीशन जो की है वो दूर है हमारे से, हमें चेंज करने की जरूरत है, नहीं है ना, की जरूरत है। हाइड्रोजन तो पहले से दूर है ना, ये दोनों पोजीशन हमारे से दूर की तरफ होती है, मैंने ड्रॉ करके बताया था उस टाइम। तो अब आप देखो, इसको छोड़ दो, इस ग्रुप को नहीं आपने सोचना है कुछ भी, बाकी ग्रुप्स को देखो अब। क्या ये तो दूर ही है, बाकी ग्रुप को देखो, 1 2 3, जब आप जा रहे हैं तो क्या क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ये। हाँ बच्चे, एंटी। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब R फॉर्म की S फॉर्म। सर एस फॉर्म। यस, दिस इज S फॉर्म। समझ आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, ये देखना वाला, मेरे पास कंपाउंड है CH, CS3, CH2Cl, और इधर क्लोरीन, और इधर हाइड्रोजन। इसमें बताओ क्या फॉर्म है, ये R फॉर्म है, S फॉर्म है, जल्दी से करना है ना अब। विच फॉर्म इट इज, R फॉर्म और S फॉर्म। सर एस फॉर्म। S फॉर्म कैसे पता चला, सबसे पहले तो आपने इसको लिया होगा, क्लोरीन को नंबर 1, ये इसको सर। नंबर 2, 2। इसको नंबर 3, इसको 3। और इसको 4, है ना। सो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला पहले ही दूर है ना। तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग के हिसाब से 1 2, और इससे बाद 3 आ रहा है, तो क्लॉकवाइज आया ना है। तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या फॉर्म आएगी, आर R फॉर्म फॉर्म। है। आपने क्या बोला था, सर एस। तो गलत हो गया ना। चलो एक और देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसे है, ये चेक करना, CHO OH, और इधर CH2OH। अब बताओ कौन सी फॉर्म में, R या S फॉर्म। हाँ बच्चे, R फॉर्म है या S फॉर्म है। हो गया। हाँ बच्चे, हो गया या नहीं। अगर नहीं हुआ तो इसको ओपन करके लिख के दे रहा हूँ मैं आपके लिए ना, तभी ये क्लियर होएगा, ऐसे तो क्या ही क्लियर होएगा। इसको आर फॉर्म।
आर फॉर्म है ये, चलो देखते हैं। चेक करते हैं आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, एक सेकंड देना मेरे को। ओके, तो आपको लग रहा है कि आर फॉर्म है, मैंने ये ड्रॉ किया, चेक करो। तो सबसे पहले किसको मिलेगी प्रेफरेंस, ओ एच ग्रुप को। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, सी एच टू ओ एच आएगा या सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा। तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। समझ आया, यस और नो। यस सर। क्या बोला था, सी डबल बॉन्ड ओ अगर है, इसको ये समझना है कि एक साइड भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, दूसरी साइड भी ऑक्सीजन लगा है। लेकिन सी एच टू ओ एच के केस में क्या है, सी एच टू ओ एच के केस में दो साइड तो हाइड्रोजन लगा है, तीसरी साइड ऑक्सीजन लगा हुआ है ना। तो जहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन लगा है उसको प्रायोरिटी देंगे, या जिसमें एक साइड ऑक्सीजन लगा है उसको प्रायोरिटी देंगे। दोनों साइड ऑक्सीजन लगा है उसको प्रायोरिटी देंगे। क्लियर हो गया। तो अब आप देख लो क्या, जब हम लोएस्ट ग्रुप को देखो पहले, लोएस्ट ग्रुप कहाँ पे है, इस पोजीशन के ऊपर है ना। मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना आपने, वो जो मैं बता रहा था ना कि हाइड्रोजन को लोएस्ट पोजीशन के ऊपर ले जाओ, नहीं ले जाना। क्या करना, यहीं से देख लो। क्या, जब आपने यहाँ से मूव करना चालू किया, तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो कौन सी फॉर्म आएगी, आर फॉर्म या एस फॉर्म। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एस फॉर्म होएगी, है ना। लेकिन यस सर। अब ये बनी कैसे, ये तो एस फॉर्म हमने बोल दिया इस ग्रुप के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर। लेकिन हमने किस में देखनी होती है, जब हाइड्रोजन हमारे से दूर हो, तो हमारे से दूर अगर होएगा तो ये फॉर्म कौन सी होएगी, आर फॉर्म अपने आप से ही। समझ आया, यस और नो। पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को। हमने क्या किया, अगर मैं हाइड्रोजन को इस पोजीशन के ऊपर ले आता हूँ, किसकी पोजीशन के ऊपर, सी एच टू ओ एच की पोजीशन के ऊपर, और सी एच टू ओ एच को ले जाता हूँ इसकी हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये तो क्या बन जाएगी, आर फॉर्म बन जाएगी, है ना। बनेगी कि नहीं, यस सर। सीरियसली बन जाएगी, नहीं बनेगी। कैसे, अगर मैं पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ, ये है ना, सी ओ एच ग्रुप इधर, और ओ एच ग्रुप यहाँ पे था। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह कर दिया सी एच टू ओ एच ग्रुप, और हाइड्रोजन को ले आया यहाँ पे। अब अगर इसको आप चेक करें, तो इस तरीके से मूव कर रहा है ना, 1 to 2, 2 to 3, तो ये कौन सी फॉर्म आई, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ना, एस फॉर्म। तो ये जो कंपाउंड है जो कि हम पूछ रहे थे, वो कौन सी फॉर्म होएगी उसकी, आर आर फॉर्म फॉर्म। होएगी, है ना। तो इस तरीके से। अब ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो 6 के 6 कार्बन है, इनकी आपने आर और एस फॉर्म बतानी है कि कौन सी आर होएगी कौन सी एस होएगी, है ना। तो चेक कर लो, वो जो तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, उसको यूज करते हुए आप इसको कर सकते हैं। कैसे करोगे, हाँ बच्चे, कैसे करोगे, सिंपल देखो, हाइड्रोजन कहाँ पे है, टुवार्ड यू, है ना। ऑक्सीजन ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3। इस तरीके से, इस तरीके से ही आएगी। ये सुनो, ये भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इधर कार्बन डबल बॉन्डेड है, ऐसे है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसीलिए सेकंड नंबर इसका आया, थर्ड नंबर इसका, और फोर्थ नंबर हाइड्रोजन का आया। तो ये कौन सी फॉर्म होएगी, सिंपल सी बात, 1 से 2 की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंटी। एस फॉर्म। लेकिन हाइड्रोजन इस पोजीशन के ऊपर है, इसको इस पोजीशन के ऊपर लाने के दौरान क्या बन जाएगी अपने आप से ही, आर फॉर्म। तो ये आर फॉर्म। फर्स्ट वन विल बी व्हाट, आर। दूसरे वाले के ऊपर आ जाओ, इसमें भी हाइड्रोजन इधर है ना। तो नंबरिंग कर लो, दिस इज नंबर 1। अब कौन से कार्बन को नंबर 2 बोलेंगे और कौन से कार्बन को नंबर 3 बोलेंगे, वो देखने वाली बात है। इस कार्बन की तरफ आ रहे हैं तो मोर ऑक्सीडाइज, तो इसीलिए इसको क्या आ जाएगा, 2, और इसको आ जाएगा 3, और ये आ गया 4 नंबर। समझ आया, ये सुनो। अब ऊपर की तरफ से हम हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन से नीचे की तरफ लेस ऑक्सीडाइज कार्बन की तरफ को मूव कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ज्यादा ऑक्सीडाइज मतलब क्या, ज्यादा ऑक्सीजन लिंक्ड है वहां पे, तभी करके, है ना। तो इसीलिए ऊपर वाला जो कार्बन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, नीचे वाले